Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. सबसे पहले हम इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में जानेंगे, देन हम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्कूल ड्रॉप आउट रेट। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया के विजिट पे गए। 2018 में हमने इनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फोर्स में आने के बाद ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की स्टेट विजिट पे आते हैं एंड अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट विजिट पे पहुंचे हैं इंडोनेशिया के। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्रीमेंट साइन हुए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, अस्त्रा मिसाइल है, हम इसके लिए 200 मिलियन डॉलर की यहाँ पे इनके साथ डील करके आए हैं। देन इसके साथ साथ सबांग जो पोर्ट है वहां पे इंडिया को डेवलपमेंट करेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके करीब है अंडमान एंड निकोबार के, तो मरीन डोमेन अवेयरनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इनके साथ ऑलरेडी हम जैसे एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति करते हैं, एक्सरसाइज समुद्रा करते हैं, तो इसको फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ट्रेड की बात की जाए तो आसियान में सबसे सेकंड नंबर पे हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर अभी यही है, जहां पे 25 से 28 बिलियन डॉलर की हम इनके साथ ट्रेड करते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम फोकस कर रहे हैं, जहां पे इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क जो है वो इंडिया के यूपीआई के साथ कैसे आप ये कह सकते हैं कि आगे चलकर काम कर सकता है, ये इसके लिए भी हम यहाँ पे लाइक फोकस कर रहे हैं। देन क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात की जाए तो यस, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर हमारा खासकर फोकस है। ये एरिया खासकर निकल और कॉपर बॉक्साइट के रिजर्व के लिए जाना जाता है, टिन के रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो इससे स्टील सेक्टर को काफी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट से कहीं ना कहीं इंडिया की जो एक्सपोर्ट रिजीम है डिफेंस की वो बूस्ट होगी। मोर ओवर हम जियो मेन टाइम पॉलिटिकल बैलेंसिंग की बात की जाए तो लाइक मलक्का स्टेट के ऊपर चाइना की वर्नेबिलिटी है, तो इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम कि भाई हमारी यहाँ पे प्रेजेंस और बेटर हो, तो उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। देन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इंडिया का जो IIM है उसमें बेंगलुरु का जो कैंपस है इसको हम इंडोनेशिया में खोलने वाले हैं। तो यहाँ पे पद्मनाभन टेम्पल जो है इस कॉम्प्लेक्स को अभी रिसेंटली विजिट किया है, तो जिसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो एक्ट इस पॉलिसी से हमारी ये अलाइन करता है यहाँ पे ये इनिशिएटिव। मोर ओवर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ब्रह्मोस के अंदर अगर हम बात करें उसके ऊपर भी हमारा फोकस है और अस्त्रा के ऊपर भी फोकस है एंड ट्रेड बैलेंसिंग के ऊपर भी यहाँ पे हमारा फोकस है, क्योंकि आसियान कंट्रीज के साथ हमारा वैसे भी ट्रेड डेफिसिट चलता है। तो वैसे ये जो अपना पाम ऑयल है, पाम ऑयल को सबसे ज्यादा इंडिया को सप्लाई करते हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने हैं। आइए अब बात करते हैं फिस्कल स्टेबिलिटी की। देखिए गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है जिसे आप जी सेक कहते हैं, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट इशू करती है, बट इसको बाय डिफॉल्ट बेचता आपका आरबीआई है। अब कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको बेचा जाता है। इसे गिल्ड सिक्योरिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वन ऑफ द सेफेस्ट सिक्योरिटी में से एक है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैटेगरी में आता है। अब जैसे टी बिल है, टी बिल शॉर्ट टर्म है, 91 डे, 182 डेज, 364 डेज, ये एक साल से कम के टेन्योर के साथ आएगी। देन कैश मैनेजमेंट बिल्स होते जो 91 डेज या इससे कम की लिमिट के होते, तो ये मेच्योरिटी इसकी लेस देन 91 डेज होती है। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो कि 5, 10 साल, 15, 20, 30, 40 इस तरह से आपके लॉन्ग। मैंने आपको कहा कि इसको इशू कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में आरबीआई आपका लाइक गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसे बेचते हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हो क्योंकि ये सॉवरन गारंटी के साथ आता है कि देश इसकी गारंटी दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका ये कह सकते हो कि भाई लाइक इसमें इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट सिक्योरिटी रहती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अभी रिटेलर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आरबीआई रिटेलर डायरेक्ट स्कीम के थ्रू। एंड मॉनेटरी पॉलिसी का ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के दौरान आपकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसको बेचता और खरीदता है। अब कहा जाता है कि भाई इंडियन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कहीं ना कहीं एक प्राइमरी सेक्टर है जो कि इस तरह की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करता है, खासकर लॉन्ग टर्म में। तो अभी पिछले कुछ समय के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा स्लम देखने को मिल रहा है। ग्लोबल एवरेज है 3% पॉपुलेशन आपकी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लेते हैं, इंडिया में 2.67% के आसपास है ये। तो कहा जा रहा है कि इस वजह से अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि जहां पे आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट को जो फंडिंग मिलने की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है।
याद रखना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर को हैंडल करती है। LIC 63% आपके इंश्योरेंस सेक्टर को हैंडल करती है। तो इसके रिगार्डिंग ये आपके दो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने हैं। आइए अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में। अब कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? जैसे आपने अमूल के बारे में सुना होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक गांव है, इस गांव के सभी जो अडल्ट है वो एक साथ आए और इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की। अब इसमें लेट्स से ये मिल्क के लिए स्टार्ट की, तो इनका उद्देश्य क्या होगा कि हम मिल्क कलेक्ट करेंगे अपना और इस मिल्क को अलग अलग जगह पे हम बेचेंगे। तो ऐसे आपके कोऑपरेटिव सेक्टर्स अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर बना हुआ है। पहले तो डीपीएसपी में इसके बारे में बात की गई थी, बट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसके लिए स्पेशली हमने प्रोविजंस बनाए। अब जो आपके विद इन स्टेट ऑपरेट करते हैं तो वो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आते हैं, एंट्री 32 के अंडर। वेयर एज जो अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं तो वो यूनियन लिस्ट की एंट्री 44 के अंडर आते हैं। तो वॉलंटरी है, कोई भी आके इसको ज्वाइन कर सकता है, ओपन है, किसी भी जेंडर का इंसान आके इसको ज्वाइन कर सकता है, किसी भी कास्ट का। तो कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पे ये रहता है कि भी हम मेंबर्स की वेलफेयर के ऊपर फोकस करेंगे एंड डेमोक्रेटिक वे में ये ऑपरेट करता है। हर मेंबर की एक वोट है और मेंबर आपस में पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो इसको पूरे को ऑपरेट करेंगे। अब इसमें रिटर्न काफी लिमिटेड रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव सर्विस है, प्रॉफिट नहीं है। तो डिविडेंड या तो वापस से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है या आप ये कह सकते हो मेंबर्स के बीच में आपस में डिवाइड कर लिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जनरली प्रॉफिट या सरप्लस की आइदर री इन्वेस्टेड या पूरा आप वापस से लाइक जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में बांट दोगे। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होते हैं इसमें, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, एज अ मिडल मैन के एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बल्क में ये खरीद लेते हैं और लोगों को सस्ते दामों पे चीजें बेचते हैं। फिर प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, ऐसी चीजें ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो कि आप ये कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल जो स्मॉल प्रोड्यूसर जिन्हें बेचने में परेशानी आ रही है तो उनके बिहाफ पे ये चीजें लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, पैकेजिंग वगैरह की हेल्प करके उनके बेस्ट प्राइसेस उन्हें दिलवाते हैं। देन क्रेडिट वाले होते हैं जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती है जो कि घर बनाती है आपस में मिलके, और आपस में वो जब घर बनाते हैं तो वो घर जैसे मेंबर्स के बीच में या बाद में रीसेल भी करना हो उसके लिए अलाउ कर। तो इक्वल वोटिंग है, लायबिलिटी लिमिटेड है एंड आप ये कह सकते हो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रूरल इकोनॉमी के अंदर। यस, अगर हम बात करें तो अभी क्या हो रहा है कि कैपिटलिस्ट जैसे अडानी, अंबानी एंड ऑल, इनका बहुत ज्यादा आपको डोमिनेंस देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेड है, आइसोलेटेड वे में ऑपरेट करते हैं एंड गवर्नेंस इनका, क्योंकि कई बार ब्राइब्स वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो गवर्नेंस काफी अच्छा नहीं है। तो कहते हैं कि वैसे ये वर्कर सेंट्रिक आपके इकोनॉमिक मॉडल है जहां पे वर्कर्स की ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है एंड वैल्यू चेन को बेटर वे में इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। तो कहा जाता है कि भाई इसमें हमें फोकस करना होगा कि कैसे लाइक स्केल और कंट्रोल इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके एंड हार्मोनाइज किया जा सके। लेबर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी हमें यहाँ पे फोकस रखना होगा ताकि लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बनी रहे। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं स्कूल ड्रॉप आउट रेट की। कहते हैं एक रिपोर्ट पब्लिश हुई यूडाइस की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। तो इसमें बात की जा रही है कि भी इंडिया के अंदर जो 3 से 5 क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, पहले इनका ड्रॉप आउट रेट समवेयर 2% के आसपास था, अभी इसको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, मतलब 2% के आसपास आ गया, 3% से 2%। और जो 9वीं 10वीं के बच्चे थे उसमें जो ड्रॉप आउट रेट 8% के आसपास हुआ करता था वो घट के 7% हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2.3% से घट के 1.8 हो गया, 8.2 से घट के 7 हो गया। वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, वुमेन टीचर्स के नंबर्स खासकर यूपी के अंदर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डिग्निटी की बात की जाए तो जो आपके स्कूल के इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइक 95% स्कूलों में देखने को मिल रहा है। लाइक आपके लाइक वॉशरूम्स साफ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, गर्ल्स के लिए टॉयलेट अलग से देखने को मिल रहा है एंड इसके अलावा आपको सेकेंडरी एजुकेशन में वुमेन का जो नंबर है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वैसे डिजिटल एजुकेशन में भी आपको काफी बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं कि भी अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट 7 के आसपास है, जो कि गलत है, कम होना चाहिए। वुमेन की जो इनरोलमेंट रेट है वो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, बहुत ज्यादा उसमें इंक्रीज नहीं देखने को मिला। डिजिटल डिवाइड आज भी एग्जिस्ट करता है, खासकर रूरल इकोनॉमी के अंदर।
तो यहाँ पे वोकेशनल और सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए, स्किल लर्निंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और कोडिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड आपके ये 2 क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।